बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह और आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा अध्याय 8 जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे आज के लेखक हैं श्री कृष्णचंद्र। कौन है कृष्णचंद्र, जिनकी आप एक चित्र यहाँ देख रहे हैं। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया ये एक हास्य व्यंग्य है, जामुन का पेड़। क्या नाम है इसका? जामुन का पेड़। बच्चों, आज हम इस जामुन के पेड़ से पहले लेखक कृष्णचंद्र का पाठ्य परिचय जानेंगे, साथ ही हम अपना जो पाठ जामुन का पेड़ है उसका परिचय जानेंगे और तत्पश्चात हम इस हास्य व्यंग्य को यानी जामुन के पेड़ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम श्री कृष्णचंद्र जी के बारे में, जो हमारे लेखक हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, कृष्णचंद्र जी ने कहा है, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। देखो बच्चों, मृत्यु है जो अंतिम सत्य है, यानी कि मृत्यु बेरहम क्यों है? क्योंकि मृत्यु तो आनी है, चाहे हम कितने ही उपाय कर लें। संसार का कोई भी प्राणी जगत है या कोई भी मतलब वनस्पति जगत है, आप पेड़ पौधे भी देखो, वो भी अंत में खराब हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार प्राणी जगत भी। तो मौत तो बेरहम है, मौत तो आनी ही है, लेकिन मौत आने से पहले, यानी कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है, मौत आने से पहले जो परेशानियां, शारीरिक रूप से जो परेशानियां होती है, उसके लिए जो अस्पताल बनाए गए हैं, तो उनमें तो इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लेखक यहाँ कहते हैं, अफसोस इस बात का नहीं है मौत बेरहम है, यानी मौत तो आनी है, वो तो बेरहम है, वो तो रहम नहीं करेगी कि उसे तो आना ही है, ये अंतिम सत्य है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मौत से बचाने के लिए जो अस्पताल बनाए गए हैं वो इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। यानी जो चीज़ हमारे ऊपर रहम करने के लिए, दया करने के लिए बनाई गई है, यानी डॉक्टर्स है, उनके लिए बिल्डिंग्स तैयार की गई है, अस्पताल के जो ढांचे तैयार किए गए जिसमें व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को भर्ती किया जाए, डॉक्टर्स है जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, वो उसका इलाज करें, वो इतने बेरहम क्यों हैं, यानी उनको, उनके अंदर दया की भावना क्यों नहीं है। तो बच्चों, यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो मानवता है वो समाप्त होती जा रही है। आगे देखो बच्चों, हम कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय जानेंगे। उनका जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था और उनका जो ये वजीराबाद गांव का जो ज़िला था वो गुजरा कला था। बच्चों, ये आज़ादी से पहले का पंजाब है, जिसके अंतर्गत अब उसी पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में भी चला गया। तो ये आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ पंजाब के वजीराबाद ज़िला, और जो गाँव था वो वजीराबाद था और जो ज़िला था वो गुजरा कला था। इन्होंने जो बच्चों प्रमुख रचनाएं की हैं वो हैं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये इनका कहानी संग्रह है। बच्चों, ये दोनों, एक गिरजा एक खंदक और यूकेलिप्टस की डाली, ये इनके कहानी संग्रह है, जिसके अंतर्गत और भी बहुत सी कहानियां हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। मतलब ये इनके उपन्यास हैं। तो बच्चों, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें कुछ कहानी संग्रह है, कुछ कहानियां भी है बच्चों, और कुछ उपन्यास भी है। आगे देखो बच्चों, इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ उसमें साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। साहित्य के क्षेत्र में कहानी, उपन्यास यानी गद्य की विधा जो इन्होंने लिखी है, उस विधा के अंतर्गत इनको साहित्य अकादमी के साथ में और भी बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं और सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। देखो बच्चों, प्रेमचंद जी थे, वो बहुत बड़े कहानीकार थे। तो अब हम कृष्णचंद्र जी के बारे में जानेंगे कि उन्हें प्रेमचंद जी से किस प्रकार तुलना उनकी की गई है। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। आप देखो बच्चों, जो कृष्णचंद्र जी थे ये उर्दू के कथाकार थे, यानी उर्दू में कहानियाँ लिखते थे, उर्दू भाषा में। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं उनके अंतर्गत भी आपने देखा होगा उर्दू और अरबी फारसी के शब्द आते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था। जो जब ये कहानियाँ लिख रहे थे उस वक्त मुंशी प्रेमचंद भी कहानियाँ लिख रहे थे, तो जो प्रगतिशील लेखक
जो संघ था इनका, जो प्रगति कर रहा था कहानियों में, जो अच्छी सामाजिक कहानियां लिख रहा था, वास्तविक धरातल से जुड़ी हुई कहानियां लिख रहा था, यथार्थवादी कहानियां लिख रहा था, उस प्रगतिशील लेखक संघ से इनका गहरा संबंध था और जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। यानी इन्होंने अपनी जितनी भी कहानियां लिखी, जितने भी उपन्यास लिखे, वो क्या है, समाज की प्रगति और समाज की बुराइयों के ऊपर लिखे। सामाजिक धरातल से जुड़े हुए इन्होंने उपन्यास और कहानियां यानी गद्य की विधाएं इन्होंने ऐसी ही लिखी। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। देखो बच्चों, आज के जो लेखक हैं वो उनका क्या है, जो लिखने की जो कला है वो उनकी रोजी रोटी का सहारा नहीं है। बहुत से लेखक थे, अन्य काम भी किया करते थे, पत्रकारिता का काम किया करते थे। जैसे सत्यजीत राय थे, बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन फिल्में भी बनाते थे, निर्देशन का भी काम करते थे। लेकिन जैसे प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये कवि हैं बच्चों। जयशंकर प्रसाद ने तो खैर उपन्यास भी लिखे हैं। कुछ लेखक और कवि ऐसे भी थे, महादेवी वर्मा है, इन्होंने क्या किया था, लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। यानी जो वो लिखते थे वो उनकी पुस्तकों में छपता था, यानी उनकी पुस्तकें जो पब्लिश होती थी और उससे जो उनको मेहनताना मिलता था उसी से ये अपनी आजीविका चलाया करते थे। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुछ, ये कहाँ है पुछ बच्चों, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। इनकी प्राथमिक शिक्षा क्या हुई, जम्मू कश्मीर के पुछ जिले में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए। लाहौर पंजाब में जो लाहौर है वो पहले हमारे भारत में था 1930 में। तो क्या हुआ, ये क्या, जब इन्होंने पुछ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली उसके बाद में ये पंजाब के लाहौर में आ गए और फोरमेन क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने वहाँ प्रवेश ले लिया। ये कहाँ था फोरमेन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर में था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। पहले वो मतलब यहाँ आए फोरमेन क्रिश्चियन लाहौर में और उसके बाद उन्होंने 1934 में पंजाब, ये लाहौर था बच्चों, ये भी पंजाब में ही था। बाद में उन्होंने 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। हो सकता हो इन्होंने फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट, कहानियां या कथाएं लिखी हो और ये अंतिम समय तक कहाँ रहे, मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं बच्चों। ये सारी गद्य की विधाएं हैं। क्या है, गद्य की विधाएं हैं। लेकिन उनकी जो असली पहचान है वो कहानीकार के रूप में अधिक हुई। यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद में उर्दू के जो सबसे अच्छे लेखक है कहानी के वो हैं कृष्णचंद्र। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। यानी दो इनकी ये प्रमुख मशहूर कहानियां हैं, महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। देखो, जो गद्य की विधा है वो क्या है, साधारण खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाती है, उसके साथ साथ उसमें बीच बीच में उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी मिश्रित शब्द भी आते हैं। लेकिन जो ये कृष्णचंद्र है उनकी लोकप्रियता क्यों है, क्योंकि वो अपनी जो उनकी कहानियां हैं उनमें काव्यात्मकता, यानी बीच बीच में कुछ इस तरीके की लाइनें डालते हैं जो कि मतलब कविता के रूप में गाई जा सकते हैं। रोमानियत यानी आनंद को प्राप्त कराने वाली हो। इस शैली की विविधता के कारण उनका अलग मुकाम दिखाई देता है हमको। यानी उनकी कहानियां फिर अलग तरीके से चलती हुई हमें दिखाई देती है। आगे देखो, कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए भी बहुचर्चित रहे। यानी उर्दू कथा साहित्य बच्चों बहुत कम लेखकों ने लिखी है और कृष्णचंद्र ने उर्दू कथा साहित्य में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है। तो वे इस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील संघ से जुड़े हुए थे, इसलिए वो प्रगति की बातें करते थे अपनी कहानियों में। वे प्रगतिशील यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। यानी वो किस तरीके का साहित्य लिखना चाहते थे, ऐसा साहित्य हो जो समाज की प्रगति करे, समाज के यथार्थवाद को दिखलाए। इस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के वो पक्ष में सदैव रहे। आगे देखो बच्चों, हमारी जो आरोह पाठ्य पुस्तक है जिसमें उनके द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है जामुन का पेड़, वो उसमें क्या आएगा उस पाठ का सार पहले हम यहाँ जान लेते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। क्या है, हास्य व्यंग कथा है।
हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ के लिए जो सामान्य चीज़ें हमारे जीवन में चल रही है उसके लिए हमें इतनी हंसी नहीं आती। यदि उस सामान्य चीज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बताएं या कुछ इस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के बताएं कि वो हास्य में बदल जाए और व्यंग्य में बदल जाए, तो हास्य व्यंग्य क्या होता है, वो चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर यानी फैला फूला करके दिखलाने की ये परिपाटी है, ये पुरानी है बच्चों। हंसी लाना, बहुत किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी लाना जो बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह आजकल कॉमेडी शो चल रहे हैं तो वो देखो कोई भी चीज़ होती है उसको काफ़ी मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण कर देते हैं, उसको बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो हास्य व्यंग्य जो होते हैं उनको वो क्या होते हैं, अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाए जाते हैं। और ये परिपाटी की मतलब होता है यह परंपरा बहुत पुरानी है। और यह जो कहानी है जामुन का पेड़, यह भी उसी की अनुपालना करती है, यानी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रही है। जितना होना चाहिए ना उसके अनुपात में कुछ दुगना तिगुना ही बता रही है, तो वो एक हास्य व्यंग्य का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। यानी इस कहानी के अंदर बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि यदि यहाँ जो होने वाली इस कहानी के अंदर यदि ये घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, और अविश्वसनीय यानी जिसकी कल्पना जो हमको इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो सके, इस तरीके की बात यदि इस कहानी में इस हास्य व्यंग्य में आए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। यानी हास्य व्यंग्य जो विश्वसनीयता पे कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। व्यंग्य किया गया है और उसमें हास्य भी है तो उसमें विश्वसनीयता कहाँ से आएगी, उसमें विश्वसनीयता आ ही नहीं सकती, उसमें यथार्थवादिता नहीं आ सकती। यानी है वो यथार्थवादी धरातल पर ही है, तो वास्तव में सत्य ही है जो बात बताई जा रही है, लेकिन वो क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, कुछ बड़ा चढ़ा करके बता दी गई है। तो देखो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयीय तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। बच्चों, जो हम ये कहानी पढ़ेंगे वो एक कार्यालय विस्तार की कहानी है, कार्यालय के तौर तरीकों की कहानी है कि किस तरह फाइलों में काम होता है, किस तरह कागज़ पेन से फाइलों में काम होता है, जो कि वास्तविकता में वहाँ कुछ नहीं होता है। वास्तविकता तो क्या है, बिल्कुल मृत्यु के समान हो गई है, वास्तविकता समाप्त हो गई है। केवल क्या है, कार्यालय तौर तरीके हैं जो अविश्वसनीय है, मतलब फाइलों में कागजों में जो काम हो रहा है उसका विस्तार कितना है और उसका पदानुक्रम, यानी मेरे पास कोई काम आया और मैंने वो फाइल क्या करी, आगे किसी बड़े अफसर को खिसका दी, उस बड़े अफसर ने उससे भी बड़े अफसर को खिसका दी, उसने भी उससे बड़े मंत्री तक फाइल पहुंच गई और फिर वो फाइल वापस धीरे धीरे वापस नीचे आएगी। तो महीनों तो उस फाइल को वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं और महीनों उस फाइल को वापस नीचे आने में लग जाते हैं और काम वहीं का वहीं रखा रह जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में एक कहानी पढ़ी होगी भोला राम का जीव, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें भी इसी तरीके से ये मतलब जो हमारी कहानी है जामुन का पेड़, इसी तरीके से कहानी है कि एक व्यक्ति की क्या होती है, पेंशन स्वीकार नहीं होती और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा पेंशन की फाइलों में ही रह जाती है। वो भी इसी तरीके का एक हास्य व्यंग्य है और ये जामुन का पेड़ है, ये भी फाइलों के अंतर्गत की चलता रहता है और चलते चलते एक आदमी मृत्यु के काल तक पहुंच जाता है। इस तरीके की ये कहानी है। बात यहीं तक नहीं रहती है, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आया है कि यानी हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, जो हमारा सरकारी लचर ढांचा है, वो कितना अमानवीय और संवेदन शून्य है। ये दोनों चीज़ें हमें इस कहानी में दिखाई देगी। देखो बच्चों, जामुन का पेड़, हम इसे अब यहाँ शुरू करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, सामान्य सी बोलचाल की भाषा है। झक्कड़ का मतलब होता है तेज हवा के साथ मिट्टी का उड़ना, यानी आंधी का आना, यानी तेज आंधी आई और आंधी आने से सेक्रेटरीट क्या होता है बच्चों, ये एक सचिवालय होता है और सरकारी अधिकारियों के यहाँ कार्यालय होते हैं। हर राज्य की राजधानी में एक सेक्रेटरीट होता है, यानी सेक्रेटरीट का मतलब एक सचिवालय होता है जिसमें मंत्री से लेकर के अफसर, कर्मचारी और ये अपने जो चपरासी वर्ग है, क्लर्क वर्ग है, सब उसमें बैठते हैं और जितने भी विभाग है सरकार के वो सारे विभाग उस सचिवालय में होते हैं। यानी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और ये हर राज्य की राजधानी में होती है। तो क्या हुआ, रात को बड़े जोर की आंधी आई और सचिवालय के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को
जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। सवेरे जब माली ने देखा कि भाई जामुन का पेड़ गिर गया रात को आंधी के आने से, तो एक आदमी उसके नीचे दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीटेंडेंट के पास गया और सुप्रीटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। ये तो हमारे देश की बहुत बड़ी पहचान है कि कोई किसी की मदद करे ना करे, लेकिन भीड़ जरूर इकट्ठी हो जाती है। अब देखो, जैसे ही माली ने देखा कि जामुन का पेड़ लॉन में गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है, चाहता तो माली 2-4 आदमी इकट्ठी करके पेड़ को हटा सकता था, लेकिन माली ने ऐसा करने का कोई मतलब उसकी इच्छा भी नहीं थी, उसका इरादा भी नहीं था। और वो भाग के किसके पास गया? चपरासी के पास गया। अब चपरासी ने भी उसकी बात सुनी, तो यो नहीं हम दोनों मिलके इस पेड़ में से इस आदमी को नीचे निकाल दें, नहीं, लेकिन नियम के अनुसार और कागजी कार्रवाई के अनुसार चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीटेंडेंट के पास गया। यानी अपने से ऊंचे जो पद वाले हैं उनके पास सब एक एक करके गए कि हम क्यों आफत मोल लें, हमसे जो ऊंचे वाला है, ऊंचे पद पे बैठा है, वो इस चीज़ को देखेगा। अब सुप्रीटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे और दबे हुए आदमी के चारों तरफ क्या हो गई, इतनी देर में तो भीड़ इकट्ठी हो गई कि यहाँ एक आदमी दबा हुआ है। अब आगे देखो, अब लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठी हो गई है वो, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, यानी सेक्रेटरीट में काम करने वाला एक क्लर्क बोला, और ये जामुन का पेड़ गिर गया, देखो इसमें कितने फल लगते थे, कितना फलदार था, और इसकी जामुन भी कितनी रसीली होती थी। रसीली मतलब रस से भरी हुई मीठी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, ये पहला क्लर्क बोला कि बेचारा जामुन का पेड़, देखो गिर गया बेचारा जामुन का पेड़, कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। तो दूसरा बोला कि इसकी जामुन कितनी रसीली थी, ये मतलब मीठी होती थी, ये बात याद करते हुए दूसरा क्लर्क बोला। क्या कह रहा है अब दूसरा क्लर्क? मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क बोला, लगभग रुआंसा सा, रुआंसा सा मतलब रोते हुए सा मुंह बना करके, मतलब इस तरीके से भाई उसको बहुत दुख हो रहा है जामुन के पेड़ का गिरने का। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अब देखो, पहले क्लर्क ने क्या कहा, जामुन का पेड़ कितना फलदार था और मतलब उसको जामुन के पेड़ के ऊपर दया आ रही है, वो गिर गया। दूसरा बोला इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, मतलब बहुत मीठी जामुन होती थी। और तीसरा क्या कह रहा है, रुआंसा होता हुआ। तीसरा क्लर्क थोड़ा रोते हुए से दुखी मन से कह रहा है कि मैं तो फलों के मौसम में क्या करता था, झोली भर के इसमें से जामुन तोड़ के अपने बच्चों के लिए ले जाता था और मेरे बच्चे इसकी जामुन बहुत खुशी से खाते थे। मगर ये आदमी, मतलब उस गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की तरफ किसी का ध्यान नहीं, सबका ध्यान उस फलदार रसीले पेड़ पर है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ से उनको कुछ फ़ायदा हो रहा था। क्या हो रहा था? फ़ायदा हो रहा था, जामुन मिल रहे थे, बच्चे उनके जामुन खा रहे थे। लेकिन वो आदमी जो उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं था। लोगों का ध्यान अब उस आदमी की तरफ आएगा। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, लेकिन माली ने कहा मगर इस आदमी को तो देखो जो दबा हुआ है, सबको पेड़ की पड़ी हुई है। हाँ, ये आदमी, सुप्रीटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब क्या हुआ, चपरासी, माली चपरासी के पास गया, चपरासी क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुप्रीटेंडेंट के पास गया और वहाँ खड़ी भीड़ को देख रहा है। तब माली ने याद दिलाया कि हम इस आदमी के लिए यहाँ आए हैं। तो सुप्रीटेंडेंट सोच में पड़ गया कि अब इस आदमी का क्या करें। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, उसमें से सेक्रेटरीट का एक चपरासी था, उसने कहा पता नहीं ये मर गया या जिंदा है। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। जब एक चपरासी, यूँ नहीं हम उसको देखें करें मर गया है या जिंदा है, आपस में बातचीत हो रही है। एक कह रहा है मर गया है या जिंदा है, तो दूसरा चपरासी कह रहा है इतना भारी पेड़ इसके ऊपर गिरा है तो ये कहाँ से बचेगा, ये तो मर गया होगा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा। यानी कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। जो आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है वो बहुत मतलब तकलीफ में है, उसके ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, कहराते हुए, यानी कि उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी दर्दपूर्ण आवाज़ है, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसके ऊपर वो पेड़ गिरा हुआ है। तो उसने कहराते हुए कहा नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताजुब से कहा। ताजुब मतलब हैरानी से, आश्चर्य से कहा, अरे ये जिंदा है? मतलब वो अभी फलदार पेड़ की बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि एक आदमी गिरा हुआ है। यानी लोगों की जो अमानवीयता है उसके बारे में लेखक यहाँ बता रहे हैं। तो उस क्लर्क ने यानी बड़े ताजुब यानी हैरानी से कहा, अरे ये जिंदा है? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। अब माली ने क्या सुझाव दिया? माली सही व्यक्ति था। माली ने कहा कि पहले पेड़ को मिलकर के हटा लेते हैं ताकि ये बच जाए। मुश्किल मालूम होता है
एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। वजनी का मतलब भी भारी होता है, मतलब इसमें वजन ज़्यादा है। तो जब एक ने माली ने कहा कि इसको मतलब 2-4 जने मिलके, उसका मतलब ये होगा इसको पेड़ के तने को हटा करके इसको निकाल लेते हैं। तो एक मोटा और कामचोर चपरासी क्या बोला, मुश्किल मालूम होता है भाई, अब ये हटेगा नहीं हमसे, क्योंकि पेड़ बहुत भारी है और इसमें पेड़ में वजन भी बहुत है, ये अब हमसे हटेगा नहीं। क्या मुश्किल है? माली बोला इसमें क्या मुश्किल है? अगर सुप्रीटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। यानी माली अब भी कह रहा है इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हम इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इसमें से अगर सुप्रीटेंडेंट साहब ये कहते कि भाई इसको पेड़ के नीचे से निकाल दो, तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क सब मिलकर के पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को हम बाहर निकाल देंगे। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। वहाँ बहुत सारे क्लर्क खड़े हुए थे, वो बोले कि हाँ ये माली ठीक कह रहा है, चलो हम सब मिलके जोर लगाते हैं और इसको पेड़ के नीचे से निकाल देते हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए, मतलब कुछ मानवीयता बाकी थी कुछ लोगों में, तो पेड़ को हटाने को तैयार हो गए, पेड़ के तने को उस आदमी को बाहर निकालने के लिए। ठहरो, सुप्रीटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। यानी अब देखो, अब जो पदानुक्रम चलेगा, अपन पदानुक्रम के बारे में पढ़ के आए हैं कि पद का अनुक्रम किस प्रकार चलेगा, एक से एक ऊपर पूछते जाएंगे, फिर वापस धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो वो पदानुक्रम अब चलने वाला है। ठहरो, सुप्रीटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ के आता हूँ। अंडर सेक्रेटरी होते हैं अधीन सचिव, यानी सेक्रेटरी से जो बड़े होते हैं, सेक्रेटरी से तो जो नीचे होते हैं, लेकिन सुप्रीटेंडेंट से जो बड़े होते हैं। अब देखो, अब सुप्रीटेंडेंट किसके पास गया? अंडर सेक्रेटरी के पास गया। और अंडर सेक्रेटरी किसके पास गया? डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी किसके पास गया? जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी किसके पास गया? चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। देखो बच्चों, ये जो पदानुक्रम चला है, 15-20 आदमी मिलकर के तने को हटा करके उस व्यक्ति को निकाल सकते थे, लेकिन अमानवीयता और जो हमारा सरकारी ढांचा है उसकी लचर व्यवस्था और पदानुक्रम जो चला है, वो हम यहाँ देख रहे हैं कि सुप्रीटेंडेंट ने मना कर दिया उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए। वो अपने अफसर अंडर सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी अपने से ऊपर अफसर डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी किसके पास गया? चीफ सेक्रेटरी के पास गया। और जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो किसके पास गया? मिनिस्टर साहब के पास गया। देखो बच्चों, जो डिप्टी का अर्थ होता है उप सेक्रेटरी, और जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त सचिव। यानी सेक्रेटरी का मतलब तो होता है सचिव, और उप का मतलब होता है, डिप्टी का मतलब होता है उप, और जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त सचिव। आपको समझ में आ गया होगा? डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव। तो इनके पास वो सब एक एक करके एक के पास गए, और अंत में वो मिनिस्टर यानी मंत्री जी के पास पहुंच गए। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, और फाइल चलती रही। इसी तरह आधा दिन बीत गया। यानी फाइल कहाँ पहुंची? सुप्रीटेंडेंट से कहाँ पहुंची? अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी के बाद, और जॉइंट सेक्रेटरी के बाद में चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल पहुंची, और चीफ सेक्रेटरी मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी ने कुछ कहा, फिर वापस उल्टा पदानुक्रम चला, और इसी में ही आधा दिन बीत गया। यानी व्यक्ति अभी भी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि दोपहर में इतना बड़ा सचिवालय है, बहुत जैसे ही लंच हुआ, लंच का टाइम हुआ खाने का, बहुत सारे लोग उस पेड़ के चारों तरफ, यानी वो जो दबा हुआ आदमी पेड़ के था उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले माने बेफिक्र अलमस्त, यानी दूसरे का मजाक बनाने वाले और अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। यानी निश्चय का मतलब दृढ़ इरादा कर रहे थे कि हम इसको हटा देते हैं। हुकूमत का मतलब है सरकार या शासन। यानी कुछ मन चले अलमस्त, जिनको किसी से डर नहीं लगता, ऐसे भी कुछ क्लर्क थे। वो क्या सोच रहे थे कि हम सब मिलके के इस पेड़ को हटा देते हैं, सरकार पता नहीं कब आदेश देगी, कब क्या होगी। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम इस पेड़ को हटा देंगे। वो सोच ही रहे थे इन सब के लिए कि इतने में सुप्रीटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। यानी एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए, दबे हुए मौत के मुंह में से निकालने के लिए फाइलें एक से एक अफसरों के पास चल रही है।
तो सुप्रीडेंट क्या बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यहाँ पेड़ की समस्या है जो कि कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अर्जेंट का मतलब होता है बच्चों अत्यधिक आवश्यक, यानी तुरंत कोई काम होना, और मार्क करने का मतलब होता है अंकित करना, यानी कोई चीज़ को मार्क करके भेज दो कि इस काम को तुरंत करना है। अब जब वो क्लर्क लोग मन में सोच ही रहे थे, वो दृढ़ निश्चय कर रहे थे कि हम इस पेड़ को हटा के इसको निकाल देते हैं, कौन सरकार की कब पता नहीं कहाँ से अफसर बताएंगे और कब ये हटेगा, तभी क्या हुआ, सुप्रीडेंट आ गया और बोला हम इस पेड़ को बिल्कुल नहीं हटा सकते क्योंकि अब मामला फाइलों में चला गया। कहाँ चला गया? फाइलों में चला गया। हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते क्योंकि हम व्यापार विभाग से संबंधित है, यानी सचिवालय में बहुत सारे विभाग है, उद्योग विभाग है, वाणिज्य विभाग है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है और बहुत सारे विभाग होते हैं उनमें। तो ये व्यापार विभाग के लॉन में ये पेड़ गिर गया था, तो वो सुप्रीडेंट कह रहा है नहीं नहीं, हम तो व्यापार विभाग के लोग हैं, यानी वाणिज्य विभाग के लोग हैं, और ये पेड़ की समस्या है जो हमारे अंडर में नहीं आती है, ये कृषि विभाग के अंदर अधीन आती है। किस में आती है? कृषि विभाग के, क्योंकि पेड़ वेड़ लगाना, खेती करना, ये सब चीज़ें कृषि विभाग के अधीन आती है। तो मैं इस फाइल को अत्यधिक आवश्यक बता करके इसको मार्क करके, यानी इस पर मार्क लगा करके अंकित करके भेज रहा हूँ, और वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को यहाँ से हटा दिया जाएगा। कि वो लोग क्या कहते हैं, कल को वो हमारे ऊपर कह दे कि तुमने हमसे बिना पूछे क्यों हटा दिया, क्योंकि ये पेड़ तो हमारे अधीन आता है। अब आगे देखो, पहला दिन इसी में बीत गया, शाम को फाइल गई है। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की ही पड़ती है। अब कृषि विभाग ने अपने ऊपर से बला टाल ली कि भाई हमारे यहाँ थोड़ी गिरा है पेड़, व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, तो व्यापार विभाग जाने इसको, हमको क्या करना है इसका, वो हटवाए इसको। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। अब जो वाणिज्य व्यापार विभाग था उसको गुस्सा आ गया, भाई काम तो तुम्हारा है, हम क्यों करें, चाहे लोन हमारा होगा पर काम तो तुम्हारा है कृषि वालों का। और उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। यानी व्यापार विभाग ने जैसे ही कृषि विभाग से फाइल आई और उस पर ही लिखा हुआ आया कि भाई व्यापार विभाग के लोन में जो पेड़ गिरा है वो व्यापार विभाग ही हटवाए, लेकिन व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया और उसने कहा ये काम हमारा थोड़ी है, पेड़ों को हटवाना लगवाना, ये काम कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, फाइल व्यापार विभाग से कृषि विभाग में, कृषि विभाग से व्यापार विभाग में चलती रही। शाम को क्या जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। अब कृषि विभाग ने भी अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी और कह दिया हम जो ये तुम्हारा काम है पेड़ हटवाने का, इसका क्योंकि पेड़ फलदार पेड़ था इसलिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यानी हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि, यानी ऐसी कृषि जो फलदार पेड़ों को देखता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या, जैसे कृषि विभाग जो होता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें फसलें उगती है, गेहूँ जो, चना मूँग, ये सब चीज़ें आती है कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि यानी फलदार जो कृषि होती है, फलदार जो पेड़ लगते हैं वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, उसने क्या किया, उसने व्यापार विभाग को कहा कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि विभाग को उसके हवाले हम कर रहे हैं, क्योंकि फलदार पेड़ का मामला है, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का अधिकार मतलब हकदार है। यानी कि अब जो कृषि विभाग है उसने क्या लिख के भेजा है व्यापार विभाग को कि ये एक फलदार पेड़ का मामला है, जामुन का पेड़ था, फल का पेड़ था, और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है यानी कृषि विभाग, एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि और डिपार्टमेंट का मतलब है विभाग, कृषि विभाग अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का अधिकार है। यानी हम तो अनाज उगाते हैं, गेहूँ जो, चना और बाकी की खेतीबाड़ी सब्जियाँ, उसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, जामुन का पेड़ कैसा पेड़ है, फल देने वाला पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मतलब उद्यान कृषि जो विभाग है उसके अंतर्गत यह पेड़ आता है। अब देखो, रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, यानी जो दबा हुआ आदमी था पेड़ के नीचे, अब उसको कोई खैर खबर नहीं ले रहा, उसकी तो सारी बातें फाइलों में चल रही है, तो माली को दया आ गई, उसने थोड़े से दाल चावल, भात का मतलब चावल, उसको खिलाए। जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। देखो बच्चों, इस चीज़ के लिए ये कितनी अतिशयोक्ति है बताई जा रही है, मतलब इतना ज़्यादा अमानवीयता किसी में भी नहीं होती है कि बात फाइलों में चल रही है, पुलिस का पहरा लग रहा है, लोग तो मिलकर वैसे ही निकाल देते हैं, नहीं, लेकिन
जो शुरुआत में हमने कहानी में पढ़ा था वो ये था कि इस हास्य व्यंग में अतिशयोक्ति आएगी, यानी कि जो बातें होनी चाहिए उसके अनुपात में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। तो यह इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि व्यक्ति को पेड़ के नीचे से न निकालकर फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में चल रही है, और साथ ही क्या हो रहा है कि चारों तरफ, उस व्यक्ति के चारों तरफ और पेड़ के चारों तरफ पुलिस का पहरा लग गया है कि कहीं कोई व्यक्ति कानून को हाथ में ना लेकर के इसको, मतलब 3-4 व्यक्ति मिलकर के कहीं इसको पेड़ के नीचे से ना निकाल दे। तो ये अमानवीयता है, अविश्वसनीयता है, और इसमें बहुत अधिक अतिशयोक्ति है। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी, यानी अनुमति दे दी। माली ने जब उससे पूछा, पुलिस का पहरा था, भाई लोग निकालने नहीं दे रहा था व्यापार विभाग उस आदमी को, तो पुलिस का पहरा लगा दिया भाई कहीं लोग इसको निकाल नहीं दे। तो माली को दया आई, उसने कहा बेचारा भूखा है, पेड़ के नीचे भी दबा हुआ है। तो उसने एक पुलिस कांस्टेबल, यानी पुलिस का एक सिपाही, कांस्टेबल एक सिपाही से पूछा और उसने उसको खाना खिलाने की अनुमति दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारी फाइल चल रही है। बच्चों, ये जो फाइल चलती रहती है ये सरकारी विभाग का सबसे बड़ा, अब इसको क्या कहा जा सकता है, अमानवीयता का व्यवहार है। हर काम फाइलों में ही चलता रहता है और फाइलों में ही समाप्त हो जाता है, यानी कि वो बाहर निकल के नहीं आता है, वो काम कभी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए माली ने धीरे से उसे कहा, तुम्हारी अभी फाइल चल रही है। माली को भी पता है ये सरकारी काम है, कैसे होएगा। उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा कि तुम्हें कौन से विभाग से व्यक्ति आएंगे और तुमको इस पेड़ को तुम्हारे ऊपर से हटाएंगे। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि कना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की ही हड्डी टूट जाती, मतलब तुम्हारी रीढ़ ही टूट जाती। वो क्या कहना चाह रहा था माली कि दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, और माली ने जब पेड़ के तने को देखा भाई ये कहाँ से दबा हुआ है, और कहा अच्छा हुआ तुम्हारे कूल्हे के ऊपर ये गिरा हुआ है, अगर तुम्हारी कमर पे गिरता तो तुम्हारी पूरी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती है, तुम्हारी पूरी रीढ़ ही टूट जाती। दबा आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। कहाँ से बोलता, उसके अंदर तो हिम्मत नहीं थी, बेचारा वजन से दबे जा रहा था। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। वारिस मतलब उत्तराधिकारी, या माली उससे पूछ रहा है तुम्हारे यहाँ कोई मिलने जुलने वाला है या तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति है तो मुझे बता दो, मैं उसको खबर दे देता हूँ ताकि वो तुमसे आकर के यहाँ मिल ले। अब आगे देखो उसने क्या कहा, दबे हुए आदमी ने, मैं लवारिस हूँ। लवारिस का मतलब जिसका कोई नहीं हो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। बड़ी मुश्किल से क्यों कहा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत भारी वजन था। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। खेद का मतलब दुख प्रकट करता हुआ, यानी अपने मन के अंदर दुखी होता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन, अब देखो बच्चों 2 दिन निकल गए। पहले दिन व्यापार विभाग में ही फाइल चलती रही, फिर कृषि विभाग में गई, कृषि विभाग से वापस व्यापार विभाग में आई और व्यापार विभाग से फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गई। अब तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि उद्यान विभाग से जवाब आ गया, और बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण भी था। यानी अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने क्या जवाब भेजा है। आज तीसरा दिन है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कोई साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। क्या जान पड़ता था, साहित्य प्रेमी यानी कविताएं और लेख लिखने वाला आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है इस समय जब हमें पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस प्रकार फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या कहा, क्योंकि उसका जो सेक्रेटरी यानी सचिव था वो साहित्य प्रेमी था और वो हर चीज़ से अपना बड़ा प्रेम भाव रखता था। तो उसका क्या, किससे प्रेम भाव था, यानी वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से था। तो ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि उसका प्रेम भाव किससे होगा, पेड़ों से। उसका बड़ा प्रेम भाव था। तो उसने लिख दिया कि आश्चर्य की बात है इस समय में जब हम कह रहे हैं वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ, इस स्कीम को हम इतने ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, जबकि अन्य विभाग में जो बैठे हुए हमारे देश के ऐसे सरकारी अफसर हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव दे रहे हैं और हमसे सुझाव मांग रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट से जो पेड़ लगाता है उससे पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं। और जामुन का पेड़ है, ये तो एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ है जिसके फल है जो जनता बड़े चाव से खाती है, इसलिए हमारा विभाग किसी भी हालत में इस पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं देता है। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। देखो बच्चों, अब अविश्वसनीयता की हद हो गई, यानी मानव है
प्राणी जगत है, मानव को ईश्वर ने क्या दी है, बुद्धि दी है, लेकिन यहाँ वो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब क्या किया जाए भाई, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने तो मना कर दिया कि पेड़ को नहीं काटा जाए। तो एक मन चला व्यक्ति, यानी कि अपने आप में मस्त मौला व्यक्ति था, उसने कहा अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो क्यों ना हम इस आदमी को ही काट कर निकाल लें, यानी इसके 2 हिस्से कर दें, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा, पेड़ के नीचे से निकल जाएगा। यह देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। देखो बच्चों कितनी अविश्वसनीयता है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो यह हास्य व्यंग्य है, इसमें बहुत अधिक अतिशयोक्ति दी गई है और अविश्वसनीय बातें कही गई है। क्या किस करने के लिए? मतलब ये काम करने के लिए कि किसी तरह इस व्यंग्य को हास्यपूर्ण बनाया जाए। आगे देखो, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। देखो दबा हुआ आदमी है, मृत्यु के मुंह में जा रहा है, फिर भी उसको जीने की इच्छा है। इतनी माली जब उससे बातें कर रहा था, जब उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसको काट करके बाहर निकाला जा रहा है तो वह बोला मगर इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगा, या तो ऐसे मर जाऊं या फिर मुझे काट के निकालोगे तब भी मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति यानी विरोध प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला ये भी तो सही कह रहा है, इस तरह काट के निकालोगे तो ये मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। युक्ति माने तरीका, मतलब जो आदमी को काटने वाली जो सलाह जिस व्यक्ति ने दी थी, उस व्यक्ति ने क्या किया, ये जो इसने ये तरीका बताया था, उसने इस बात का बहुत भरपूर विरोध किया। बोले भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पेड़ नहीं कटेगा तो इसको तो निकालना है, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको आधा आधा काट दिया जाए। क्योंकि आप जानते नहीं हो आजकल प्लास्टिक सर्जरी मतलब शरीर के कटे हुए अंगों को दोबारा लगाने की जो शल्य चिकित्सा पद्धति है वो आजकल कितनी उन्नति कर चुकी है। और उस मतलब हम इसको निकाल देंगे, फिर इसके बाद इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से उस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। यानी वे व्यक्ति जो आदमी को काटने की सलाह दे रहा था, वही व्यक्ति तरीका भी बता रहा है कि यदि इसको धड़ से काट करके आगे पीछे से निकाल लिया जाए और बाद में इसको प्लास्टिक सर्जरी से इसको जुड़वा दिया जाए तो पेड़ भी नहीं काटा जाएगा और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों की बात भी रह जाएगी। और आजकल प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत उन्नति कर चुकी है, हम आदमी को काट करके निकाल लेते हैं। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अब फाइल कहाँ चली गई इस व्यक्ति की? मेडिकल डिपार्टमेंट में। किस लिए? कि भाई इस व्यक्ति को काटेंगे तो ये कैसे ठीक होएगा, कैसे इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी। मेडिकल डिपार्टमेंट यानी चिकित्सा विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? चिकित्सा विभाग ने फौरन एक्शन ले लिया, यानी फौरन कार्रवाई की चिकित्सा विभाग ने। और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन, यानी एक दिन पहले फाइल पहुंची, यानी 3 दिन तो हो गए थे, और उसके दूसरे दिन ही उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। और उन्होंने मेडिकल विभाग ने सोचा भाई हमारे दूसरी सरकारी महकमे से ये फाइल आई है तो जो सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन था उसको भेजा, भाई देख के आओ, छानबीन के लिए भेजा, देख के आओ कि क्या समस्या है, किस तरह का आदमी है, उसकी किस तरह प्लास्टिक सर्जरी करनी है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका श्वास देखकर खून का दबाव देखा। खून का दबाव का मतलब ब्लड प्रेशर जो देखते हैं। नाड़ी की गति देखी को परखा, यानी उसकी नाड़ी की यानी उसकी हाथ की कलाई की गति को देखा कि नब्ज कितनी चल रही है। दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी की प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, और इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। यानी कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट से, चिकित्सा विभाग से जो डॉक्टर आया उसने देखा और आकर के उसने क्या किया, उस सर्जन ने आदमी को अच्छी तरह देखा, उसकी नब्ज देखी, उसका बीपी चेका, उसकी हार्ट की रिपोर्ट करी, उसकी ब्लड की रिपोर्ट करी, उसके फेफड़ों की जांच की, सब जांच करके उसने कहा इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो जाएगा, मतलब वो तो कर देंगे और ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, लेकिन ये आदमी मर जाएगा। तो इस तरीके का ऑपरेशन का क्या फ़ायदा? तो देखो बच्चों, ये कृष्णचंद्र जी ने जो हास्य व्यंग लिखा है जामुन का पेड़, तो इसमें हमने ये पढ़ा कि एक व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है, उसको निकालने की बजाय उसको बाहर निकालने के लिए फाइलें चल रही है, कलम चल रही है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है। तो सरकारी महकमे की जो यहाँ युक्तियाँ बताई गई है, सरकारी महकमे का जो कार्यक्रम बताया गया है कि किस तरह फाइलों में काम होता है, चाहे व्यक्ति की जान चली जाए,
उसके बारे में कृष्णचंद्र जी हास्य व्यंग के रूप में और अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके और फैला फुला करके इसको बता रहे हैं। बच्चों आज हमने अभी यहाँ कहाँ तक पढ़ा है, मेडिकल डिपार्टमेंट तक हमने इसको पढ़ लिया है। आगे का जो हमारा जामुन का पेट जो हास्य व्यंग है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और इसके शब्दार्थों को जानिए और कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।